अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह के आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख भी रहे होंगे और उसके साथ साथ खुशबाश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखने की हमेशा कोशिश करते होंगे। तो जनाब वीकेंड का शो है और वीकेंड पे हमारी ये कोशिश होती है कि लाइटर नोट पर बात की जाए, लाइटर नोट पर वो तमाम तर इश्यूज़ को उजागर किया जाए जो इर्द गिर्द हमारे जो इस वक्त दरपेश हैं हमें। तो आजकल ना हम सब ना दो सवालात जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कि मेरा आज गुज़श्ता कल से किस तरह बेहतर हो सकता है। हम सभी यही अपने आप से भी सवाल कर रहे हैं और कोई हमारे सामने बैठा भी होता है तो हम यही सवाल करते हैं कि मेरा आज किस तरह मेरे बेहतर मतलब गुज़श्ता कल जो गुज़रा हुआ कल है उससे किस तरह बेहतर हो सकता है और आज के दिन करने के जो काम हैं उनकी एक फ़हरिस्त कैसे तैयार करनी है, क्योंकि आज वीकेंड है और आज के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी वीकेंड सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी कभी कभी बेहतरीन टाइम गुजारा जा सकता है और बहुत अच्छा टाइम गुजरता भी है और उनके साथ भी हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के ना हर लम्हे को जीना सीखना चाहिए। हम जीते नहीं हैं, हम गुजारते हैं, क्योंकि मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा भी होती हैं और इंसान कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए उसे किसी ना किसी मुश्किल या परेशानी का सामना ज़रूर रहता ही अपनी ज़िंदगी में। काम है तो कोई बात नहीं, खूब काम करें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ज़रूर ख़्याल रखना है। बिकॉज़ बहुत से लोग हैं काम में अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सेहत को भूल जाते हैं। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है क्योंकि ये ज़िंदगी चैलेंजेस के ऊपर ही चलती है और हज़ार चैलेंजेस आते हैं और ये चैलेंजेस निकल भी जाते हैं हमारी ज़िंदगी से और हमें अपने अगले लम्हे का तो कोई इल्म नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम में या अगले ही पल में क्या होने जा रहा है हमारे साथ। लेकिन हम अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव और हाई रख कर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और हर दिन में मेरे ख्याल से 24 घंटे या फिर 1440 मिनट होते हैं और इन मिनट्स को अगर अच्छे से हम लोग डिवाइड कर लें, जो फ़र्द इन मिनट्स को जितने बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करता है उतना ही वो कामयाब भी होता है कि उसे पता होता है कि मैंने किस मिनट में क्या करना है या किस टाइम मैंने किस चीज़ को सरअंजाम देना है। और ज़िंदगी जो कुछ भी है ना वो आज का दिन है, ना वो पास्ट में है, ना ही वो प्रेजेंट में है, वो ना ही वो फ्यूचर में है, वो प्रेजेंट में है। आपकी ज़िंदगी आपने जीना किस तरह है वो प्रेजेंट का है, ये लम्हा है जो आपने जीना है। ना आप पीछे जाके अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकते हैं, ना ही आप आने वाले कल में जी सकते हैं। आपने जीना आज में ही है, ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिन ना कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। जैसे आप दरिया के किनारे खड़े होकर जो मंज़र देख रहे होते हैं ना, वो जब आपकी आंखों से हट जाता है तो आप वो दोबारा से नहीं देख सकते हैं, उस तरह का मंज़र आप दोबारा से नहीं देख सकते हैं। तो ये जो हमारा हाल है, हमारा जो प्रेजेंट है, हम अगर इसको अच्छे तरीके से नहीं जिएंगे और हमेशा हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर के बारे में एंजाइटी लेंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन जाने उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में होता है लेकिन इतना नहीं होता है। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका हाल ही अच्छा नहीं है तो फिर आप ये देख लें कि आपके मुस्तकबिल का हाल क्या होगा। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि जनाब अगर आप अपने हाल में रहना शुरू कर दें, अगर आप अपने प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें, आपकी तमाम तर प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें हल होना शुरू हो जाती हैं, आपको उनसे लड़ना आ जाता है, उनको बर्दाश्त करना आ जाता है। एंजाइटी होती है, हर किसी को होती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, न जाने आगे जाके क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग इस चीज़ में मुब्तला रहते हैं और कॉन्टीन्यूस ये स्टेट ऑफ माइंड उनका चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टेंशन की वजह से, इस एंजाइटी की वजह से हमारा हाल जो है वो मुतासर हो रहा होता है और वो फिर जब माजी का हिस्सा हो जाता है तो फिर हमें एहसास होता है, रिग्रेट होता है कि काश
वो जो पल था, वो जो लम्हा हमारे पास आया था, उसको हम उसी वक्त जी लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना कि ये माजी का हिस्सा हो गया है तो अब हम उसके ऊपर अफसोस कर रहे हैं या उसके ऊपर अब हम रिग्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो गुज़र गया उसे गुज़र जाने दीजिए, जो है अपने पास उस पर शुक्र करें और ख़ुशी का इजहार करें, उसको जीने की कोशिश करें, और जो आने वाला है ना उसके लिए पुरुमीद रहें और पुरइत्माद भी रहें। जब आप पुरुमीद रहते हैं ना, जब आपको पता होता है कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप ख़ुद भी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह सबके साथ अच्छा होगा। ये मेरा तो ईमान ये है, मेरा यकीन भी ये है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में और लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी चीज़ें, आपकी भी जो राह में रुकावटें हायल होती हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली जो गायबी मदद है ना वो आना शुरू हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता आपके जो मामलात हैं वो सीधे किस तरह होना शुरू हो गए हैं। तो आज भी अपना वीकेंड बड़े अच्छे तरीके से मनाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ किसी के दिल आज़ारी का सबब ना बने, किसी के आह का सबब ना बने। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हुआ है, तो उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम भी अपने प्रोग्राम में आज यही कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लाइटर नोट पर आज हम प्रोग्राम करें, थोड़ा मौसीकी का तड़का लगाया जाए, कुछ और गेस्ट से आपकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं पर्सनालिटी टाइप्स के हवाले से, और दूसरा ये कि नौकरियाँ किस तरह मिलती हैं। नौकरियों की कमी नहीं होता है, आपको पता है, जो कमी होती है ना वो आपके इंटरेस्ट की होती है, कि आपको पता नहीं होता कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, और आपने अपनी पर्सनालिटी को लेकर किस तरह की नौकरी करनी है, किस तरह की जॉब ढूंढनी है। जब हम किसी और जो है ऑरा में चले जाते हैं, किसी और नौकरी में चले जाते हैं, जॉब ले लेते हैं और उस पर जब काम करते हैं और फिर हमें पता चलता है ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी पर्सनालिटी से, अब हमें यहाँ काम नहीं करना, अब कोई और नौकरी ढूंढे, और जब वो नहीं मिलती है तो हमें लगता है कि नौकरियाँ है ही नहीं है। तो नौकरी होती है, लेकिन उसको ढूंढना कैसे है अपनी पर्सनैलिटी टाइप को देखते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि लोगों को समझ नहीं आता कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप है क्या, ये कोई चीज़ है भी या नहीं भी। बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते, तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, किस तरह उसको जाना जा सकता है। दूसरा ये कि अगर आप कोई चीज़ ऑप्ट कर लेते हैं, बिलफर्ज आपने एक जॉब कर ली है, अब आपको पता चला है कि अब मेरी पर्सनालिटी टाइप नहीं है ये और मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो कर सकते हैं आप? जिस तरह बहुत से बच्चे जो हैं वो डिग्री में इनरोलमेंट करा लेते हैं, लेकिन हाफ सेमेस्टर में आके उन्हें पता चलता है जी हमारा तो इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, अब हमने स्विच करना है। तो उस पर्सनालिटी टाइप को भी क्या चेंज किया जा सकता है, किस तरह चेंज किया जा सकता है ताकि आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो आज हम ख़ास तौर पर इस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अहमद फवाद साहब हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच, हमेशा आके अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे मैंने बात की है कि नौकरियों की कमी नहीं है, हालांकि कहा यह जाता है कि नौकरियों की बहुत ज़्यादा कमी है और बच्चे जो हैं वो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन नौकरियों की कमी है या पर्सनैलिटी टाइप की कमी है जो हमें पता नहीं चलता है? ये बहुत ही अच्छा आगाज़ आपने किया और सवाल किया ये वाला। मुनीबा कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि कैंडिडेट जो है उसको राइट जॉब नहीं मिल रही और जो एम्प्लॉयर है उसको राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा। तो फिर कहीं पे गैप तो है इन दोनों के दरमियान। तो उसमें अगर देखें, हमने जैसे ये टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो पर्सनालिटी टाइप को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रूटीन पर्सनालिटी कि मैंने ड्रेसिंग कैसे की, वो हमने लास्ट सेगमेंट में किया भी था। इसका ताल्लुक ये है कि मेरा मिजाज फितरी तौर पे कैसा है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब आपको पता है ना, सोशल साइंसेज भी प्योर साइंसेज के करीब जाना शुरू हो गई हैं कि वो कैटेगोरिकली अलग अलग कर देते हैं। तो ये किस कदर इंपॉर्टेंट है, इसके मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ, उसके बाद हम साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इस वक्त वेस्ट में जहाँ से हमारा मोस्टली मटेरियल आता है, ये सारी जॉब्स का भी, और कॉर्पोरेट सेक्टर उसको पर्टिकुलरली फॉलो करता है। तो इफ़ यू आर लुकिंग योर जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट्स करते हैं। अच्छा। उसका जी उसका तरीक़ेकार होता है। उसके अलावा अगर आप उसमें अपवर्ड मूव करना चाहते हैं, मतलब आप लेट से सेल्स में हैं और आप मैनेजर रोल में जाना चाह रहे हैं और आप तंग हैं कि यार मैं सेल्स कर करके तंग आ गया लेकिन मुझे अपवर्ड मूवमेंट नहीं कोई हो रही, तो वहाँ पर ये होती है मुस्तकिल एक उन्होंने रखा होता है पर्सनैलिटी टाइप असेसमेंट। वो करते हैं, वो देखते हैं कि क्या आप में मैनेजरियल स्किल्स हैं भी या नहीं। इसकी आपको बड़ी दिलचस्प एग्जांपल देता हूँ। ज़रूर जी। हम क्रिकेट बड़े शौक से हम लोग देखते हैं,
तो ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि वहाँ पे जो सुपरस्टार है ज़रूरी नहीं है कि वो कैप्टन भी हो। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है। उनके मैं बहुत से नाम एक लिस्ट में आपको बता सकता हूँ। मैग्रा है, शेन वॉर्न को 2-3 मैचेस मिले, लैंगर को कोई मैच नहीं एज कैप्टन कोई मैच नहीं मिला। उसके अलावा एक पूरी लिस्ट है और प्रॉपर उन्होंने टेस्ट किए हैं एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग में कि किस में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अच्छा मैथ्यू हेडन के बारे में कहा जाता था कि इसको कप्तान बना दिया और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसको कप्तान बना दिया तो टीम कोलैप्स कर जाएगी। तो हमारे यहाँ पे होता है कि अगर मैं एक अच्छा इंडिविजुअल परफॉर्मर हूँ और आप अच्छी मैनेजर है तो मैं आपके साथ बिला वजह ग्रज रख लूंगा कि यार बिला इनको एवं प्रमोट कर दिया। उसने अपनी हमारे तो यहाँ पे एक टीम में 5-5 कप्तान होते हैं, एक थोड़ी होते हैं। Exactly. और इंटरेस्टिंगली किसी की पर्सनालिटी टाइप को असेस नहीं किया जा रहा होता। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर एस्पायर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो वैसे खेल रहे होते हैं तो अच्छा होते हैं। मैं वैसे ही ऑन लाइटर नोट के वैसे खेल रहे होते हैं तो अच्छा होते हैं, जैसे ही कप्तान बना दिए जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। हमारे यहाँ पे ये होता है। उसकी वजह ये है मुनीबा कि डेवलपमेंट नहीं की जा रही होती, उसकी मेंटल टफनेस, और उसको ये नहीं बताया जा रहा होता कि आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज है कि नहीं है। हाँ। यस, ये 6 हैं जिसकी वजह से बनाया गया है। अगर असेसमेंट पहले हुई हो तो पसंद पे ना किया गया, और ये 4 आपको डेवलप करनी है एज लीडर। जैसे आपने शुरू में इंट्रोड्यूस किया कि क्या हम डेवलप कर सकते हैं। हाँ। तो यस वी कैन अकॉर्डिंग टू आवर रोल। तो सबसे पहले आप ये करें, मैं सजेस्ट करूंगा MBTI टेस्ट है, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इसको कहते हैं। अच्छा। वैसे तो बहुत से टेस्ट होते हैं लेकिन ये है जिसको कहते हैं मोस्ट रिलायबल वन, जिस पर UK में US में भी बहुत सारी असेसमेंट्स होती हैं। उसमें क्या होता है, आप वहाँ पे ऑनलाइन अगर आप इसको करते हैं, गूगल कर लेंगे आपको मिल जाएगा। आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे इफ आई आस्क यू वन ऑफ दोज क्वेश्चंस कि व्हाट रूल्स यू, हार्ट और ब्रेन, यानी आप फैसला जब करते हैं कोई भी तो मोस्टली आप किस चीज को फॉलो करते हैं, अपने दिल को या दिमाग को, इनमें से किसी एक को करते हैं। तो आप इसमें से कोई फैसला करेंगे कि यार इसको करते हैं। ठीक है। अच्छा, अटेम्प्ट करने में मैं 2 चीजें गाइडलाइन इसमें दे दूं। नंबर 1, आप कहते हैं कि यार मैं कभी दिल को फॉलो करता हूँ, कभी दिमाग को, तो आई एम रिलक्टेंट इसमें से किसको सिलेक्ट करूँ। तो फिर क्या तरीका है इसका? फिर 2 तरीके हैं। एक, आप अपना पैटर्न देखें बचपन से अभी तक कि आप मोस्टली जो फैसले करते हैं खास तौर पे क्रिटिकल टाइम पे। ओके। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी आपको बताऊँ, हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि मैंने कंप्यूटर में मास्टर्स किया और कंप्यूटर की जॉब है और वहाँ पे मुझे एक पोजीशन आ गई है, वहाँ पे जा सकता हूँ, या फिर एट द सेम टाइम आई एम लकी इनफ कि मुझे होस्ट बनने का चांस मिल गया। सो मेरे पास दोनों स्किल्स भी मौजूद हैं, दोनों टेम्परामेंट भी और डिग्रीज भी मौजूद है। व्हाट शुड आई डू? आई शुड गो विद माई असेसमेंट और मैं अपना पैटर्न देखूं कि यार मेरा क्या मैं दिल से फैसले करता आया हूँ, क्रिटिकल मोस्ट डिसीजन के यार अच्छा एनालिसिस बहुत हो गया है, मेरा दिल चाह रहा है ये काम करने को, राइट। लेट्स से मैं कहता हूँ यार मेरा कॉफ़ी पीने को दिल चाह रहा है लेकिन चाय आ गई है तो चलें, लॉजिक कहती है कि पी लेना चाहिए, लेकिन मैं दिल चाह रहा है कि कॉफ़ी पीनी है मुझे। तो अगर इफ़ आई गो विद दिस वन तो फिर मैं उस सवाल को अटेम्प्ट करूँगा विद हार्ट कि मैं क्रिटिकल डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस का फाइनल अथॉरिटी मेरे दिल को से होती है। और अगर मैं दिमाग से करता हूँ यानी 5 सेंसेस यूज़ करता हूँ, डेटा करता हूँ, फैक्ट्स को जहन में रखता हूँ और फिर फैसला करता हूँ कि यार दिल के क्या, हर चौथे दिन मेरा तो बिगड़ ही जाता है। तो बेहतर ये है कि एनालिसिस के मुताबिक चलूँ और फिर मैं ब्रेन मतलब ये वो लोग कर सकते हैं अपनी असेसमेंट जो लोग भेड़ चाल में मौजूद होते हैं। जी जी, सब मतलब कि इसने कह दिया, इस दोस्त ने कह दिया ये नौकरी कर लो, इस दोस्त ने कह दिया ये नौकरी कर लो और उसमें चले गए आप। बिल्कुल। तो आप फिर एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं अपना पैटर्न देखते हुए। दूसरा बड़ा मजे का ट्रिक है, कहते हैं कि आप अपनी अम्मा को कॉल करें, उन्हें पूछें कि मैं क्या करता रहा हूँ बचपन से अब तक, मोस्टली क्या मैं बहुत जज्बाती हूँ, दिल का फैसला करके निकलता हूँ या के पैटर्न पे सोचता हूँ। तो ये 2 गाइडलाइंस हैं बेसिकली, और ये मायर ब्रिग्स माँ बेटी थी इन्होंने दी हुई हैं। अच्छा। इनके साथ आप फैसला करेंगे, वो 70 ऑड क्वेश्चंस हैं या कुछ जगह पे 100। तो आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हैं तो 16 टाइप्स, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 4 चीज़ों के साथ कहना चाहिए मिलके बनती हैं। 2 हैं ऐसी जो आपके अंदर मौजूद हैं चीज़ें, और 2 हैं उसका इजहार। ठीक है। 2 क्या है, इधर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ट्रू। अगर आपको नहीं अंदाजा हो रहा कि आप क्या हैं, और लोग कहते हैं कि आप एम्बीवर्ट हैं जिनमें दोनों चीज़ें हैं, तो आप ये 1-2 चीज़ों का अंदाज़ा लगा लें। मैं जैसे शुरू में बात कर रहा था, हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, होस्ट हैं, उनके साथ हमने किया ना एनालिसिस सारे का सारा। तो उनकी पर्सनैलिटी टाइप आई इंट्रोवर्ट। अच्छा। उनका नहीं, मेरा तो सारा दिन सुबह 6 बजे से लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ। हाँ, और मेरा एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर होता है, सारा मिलना होता है, मीटिंग्स होती हैं, शो खत्म होता है, मीटिंग शुरू हो जाती हैं, तो आई एम मोर ऑफ एक्सट्रोवर्ट। मैं कहा अच्छा ये बताएं, व्हेन यू गेट टायर्ड ऑफ, यू आर डन विद दिस होल डे, तो क्या आपका दिल चाहता है कि 1 घंटा मुझे मी टाइम मिलना चाहिए बिल्कुल कमरे में बंद,
उसने कहा हाँ, मैं कहा यू आर इंट्रोवर्ट देन, क्योंकि अब ड्रेन हो गए हैं सारा करके। ओके। बट इफ यू आर स्टिल ओपन के कोई कहता है चलो यार एक पार्टी पे चलते हैं, आप कहते हैं हाँ हाँ चलो चलते हैं, हालांकि आप 3 पार्टीज अटेंड कर चुके हैं, तो फिर आप एक्सट्रोवर्ट हैं। ओके। सो ये बेसिक चीजें हैं। तो इंट्रोवर्ट का मतलब, अच्छा ये पर्सनैलिटी टाइप में देयर इज नो सच थिंग एज राइट पर्सनैलिटी और रॉन्ग पर्सनैलिटी, इट इज हु यू आर। तो मैं एक तो ये तय हो गया कि इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, दूसरा है इसका इजहार, मैं इमोशनल हूँ या लॉजिकल हूँ। इमोशनल होना या लॉजिकल होना दोनों बुरी बात नहीं है। मैं उमूमन कहता हूँ कि ये एक टर्म हम गलत इस्तेमाल करते हैं, जो बंदा जज्बाती होकर बातें करता है या जज्बाती रिश्ते लेता है, हम लोग कहते हैं इमोशनली वीक है। वो इमोशनली, और ये गलत फैसले लेगा, हम ये कहते हैं खास तौर हम ये कहते हैं गलत फैसले लेगा। वो इमोशनली स्ट्रांग है क्योंकि वो एम्पैथी शो कर सकता है। जब आप तकलीफ में है तो उसको भी तकलीफ होगी। तो अगर मैं लॉजिकल हूँ सिर्फ और आपकी पेन महसूस नहीं कर सकता तो यू आर गॉन। इसके बारे में मैं आपको एक बताता हूँ। एक रिसर्च हुई बड़ी मज़े की यूएस में। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने रिसर्च की, क्योंकि उनको पेमेंट्स करना पड़ती थी। अच्छा। किस चीज़ की? जो मरीज फोत हो जाते थे। उनका कौन से डॉक्टर्स हैं जिनके हाथों लोग मर जाते हैं और उन पे मुकदमे होते हैं और हमें भुगतना पड़ता है। जब ये सारा एनालिसिस किया तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उन लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं होते जो कि पुअर डॉक्टर्स हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन गलत है। अच्छा। उनके ऊपर मुकदमात होते थे जो मरीज को सुनने के लिए 3 मिनट से कम टाइम देते थे। मीन्स दे वर लॉजिकल। और उन्होंने एनालिसिस किया कि वो पूछते हैं ये बीमारी है, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, देख के प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ये खाएं, ठीक हो जाए आप घर। मरीज सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो हो क्या रहा है कि जो दूसरा है उससे नुकसान अगर हुआ भी है, 5 to 7 मिनट्स देने वाला, वो आके हालचाल पूछता है, गपशप करता है, स्माइल के साथ बात करता है, और अगर उससे गलती से गलत प्रेस्क्राइब हो भी जाए, बीमार भी हो जाए मरीज ज्यादा, तो मुकदमा नहीं करता। वो कहता है यार इससे गलती हो गई, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस वन तो आप अपना एनालिसिस जरूर करें। आई वुड रिकमेंड, चाहे आप जॉब पे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट करें, नो योर सेल्फ कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, और उसकी स्ट्रेंथ्स देखें। इंट्रोवर्ट्स आर एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट, मतलब विद इन 1 मिनट वो सारी माहौल पहचान लेंगे, और एक्सट्रोवर्ट हैं वो तो बोलेंगे, उनके हर जगह पे दोस्त, क्योंकि वो एक्सप्रेसिवनेस ज़्यादा शो कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए फवाद साहब कि जो लोग अपनी पर्सनैलिटी टाइप को नहीं डेवलप कर पा रहे, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, और अगर वो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो फिर कोई परेशानी में भी मुब्तला होंगे। बहुत ज़्यादा मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है। और फिर ख़ासतौर पे जब ये टेस्ट होते हैं इनके इंटरनल, तो वो परेशान इसलिए हो जाते हैं। लेट से मैं अमूमन मिसाल देता हूँ कि फ्रंट एंड पे हैं आप, और आपका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है बचपन से, यू ऑब्जर्व अ लॉट एंड यू च्यू एवरीथिंग। आप जो देखते हैं आप उसको सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। समटाइम्स इट इज़ ओके टू ओवर थिंक। तो आप वो ओवर थिंक करते हैं, इतनी देर में दूसरा कस्टमर आ गया, तीसरा आ गया, आपने पिछले को भुगत रहे हैं अभी जहन में उसकी फाइट। तो फिर व्हाट शुड यू डू? फिर होगा क्या? यू विल मेक रॉन्ग डिसीजंस राइट देयर, आपकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो टेक योर सीट बैक, एनालिसिस करें एंड टॉक टू योर लाइन मैनेजर और द HR जो कि इस सारे में मास्टर करते हैं। उनसे डिस्कस करें कि दिस इज़ माई पर्सनैलिटी टाइप, मेरा रुझान ये है कि जो इशू आता है मैं परेशान तो होता ही हूँ, लेकिन मैं उस इशू की राइट आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूँ कि ये मसला इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे इन लोगों के पास था, ये हल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट माई डोमेन एंड आई कैन हाईलाइट दीज वंस। तो मैं आपके R&D में फिट हो सकता हूँ, मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट जैसे होती है, मैं आपकी दूसरे डिपार्टमेंट में आ सकता हूँ, कंप्लेंट हैंडलिंग में आ सकता हूँ। तो मुझे आप फ्रंट से उठा के अगर बैक में कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर, आई विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी। अपने लिए तो है ही ये, देखें कंपनी का किस लिए काम करती है, डॉलर वैल्यू के लिए। तो अगर उनको आप बता रहे हैं कि यार मैं इस जगह के बजाय यहाँ पे काम करूंगा तो डॉलर वैल्यू बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो वो नेचुरली आपको मूव करने के। तो अच्छा, बहुत से अब इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स सुन रहे होंगे हमें, तो उन्हें बताइए कि फिर कौन सी पर्सनालिटी टाइप को कौन सी जॉब सूट करती है। ओके, अच्छा, इसमें हमने शेयर भी किया है अपना कुछ वो चीज़ें हमारे साथ साथ चल भी रही होंगी हमारे स्क्रीन पर। जी, इसमें है आप लेट्स इंट्रोवर्ट हैं तो आई यूजुअली रिकमेंड कि प्रोग्रामर्स जो हैं, IT स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर्स, जिनका काम है एक चेयर पे बैठ के, अंदर फाइनेंस के लोग हैं, एक चेयर पे बैठ के आपका एनालिसिस करना है और सारा दिन आपको उसमें गुजारना है। और आप दोस्तों की छेड़खानी, चुटकुले, हल्ला गुल्ला या तो पसंद नहीं करते, या अगर कोई करता है तो इरिटेट होते हैं। सो इस तरह के जॉब में आइडेंटिफाई कर लें पहले आप क्या है, और फिर आप इस तरह के रोल में चले जाएं। एंड द अदर वंस इज, अगर एक्सट्रोवर्ट्स हैं तो आप फिर फ्रंट एंड स्टाफ है,
सेल्स के लोग हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लोग हैं, ओडी के हैं, ये जो फ्रंट एंड के लोग हैं सारे, ये एक्सट्रोवर्ट्स हु लाइक टू टॉक एंड हु लाइक टू मिंगल, जो ड्रेन नहीं होते, जो मैंने शुरू में बात की, ड्रेन नहीं होते मिंगल करने से, तो वो उस रोल में चले जाते हैं। बट नॉट टू फॉरगेट, जब भी आप जिस रोल में भी हैं, आप कि फ़र्ज़ करें हमारे पास क्रंच है, इकोनॉमिक क्रंच है पूरी दुनिया में, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है, तो जो आपके पास जॉब है, आप उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट, अपनी असेसमेंट करके अपनी पर्सनालिटी टाइप में वो ट्रेड्स ला सकते हैं। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा प्लस है। आप वक्त के साथ अपने पर्सनालिटी टाइप को मतलब चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू योर रोल एंड नीड ऑफ द जॉब। ठीक है, तो आप उसमें ड्रेन ना हो, परेशान ना हो कि यार मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। इसको यूं कवर करें अपने अंदर कि अगर एक काम आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और वो आपकी स्ट्रेंथ है, फितरी तौर पे आपके घर की ज़रूरियात ने आपको इस जॉब में पहुंचा दिया कि जो आपके बिल्कुल मिजाज के अगेंस्ट था, तो आपका ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा किसी भी अगली मार्केट में, क्योंकि ये आपका नेचुरल स्टाइल है काम करने का। फितरी तौर पे आपका रुझान है, आप लॉजिकल सीक्वेंस से बात करते हैं, आप ऑब्जर्वेंट हैं, तो लॉजिक एक्सप्रेशन की होगी, ऑब्जर्वेंट हो गया, इंट्रोवर्ट। इस साइड पे आपको आना पड़ गया तो आप फिर डेवलप करेंगे। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, वो कहते हैं कि सेल्स और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये दोनों बोलने वाले काम हैं। इन दोनों में आप इंट्रोवर्ट्स को हायर करें, एक्सट्रोवर्ट्स को ना हायर करें। अच्छा, क्यों? मैंने जब पढ़ा, मैं बोलने वाले काम में, जी बोलने वाले काम में, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प पूरी स्टडी मैंने जब पढ़ी, उन्होंने कहा जी होता ये है कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं ना, दे आर समटाइम्स वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बात करूंगा तो संभाल लूंगा, मैं तो बात से बात निकालता हूँ और हालात ट्रू। इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, उनको खौफ आता है, मतलब अगर यहाँ पे एक इंट्रोवर्ट आएगा मेरे जैसा पेनफुल इंट्रोवर्ट जिसको कहना चाहिए, तो एंटर होने से पहले एक लंबी सांस लेगा कि अच्छा यार, आई नीड टू टॉक, सो व्हाट वुड आई डू? आई रिहर्स अ लॉट, आई राइट डाउन एवरीथिंग। जैसे हम शुरू में भी डिस्कशन करते हैं, मैं लिखूंगा 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं कि मुझे इन पर बात करनी है, और वो स्ट्रक्चर्ड होगी, रेलेवेंट होगी, अकॉर्डिंग टू द नीड होगी, तो मैं इररेलेवेंट नहीं जाऊंगा। वो रिकमेंड करते हैं कि सेल्स के लोगों को भी सेल्स पिच आए, वो डिस्कशन कर सके, स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर्ड हो। अच्छा। इंट्रोवर्ट्स को हायर करें ताकि वो 3 मिनट में, 2 मिनट में स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू करके सेल कर दे। ये ना हो कि वो खुद ही खुश हो कि जी मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं संभाल लूंगा, 3 घंटे बोले और सेल ना हुई हो। सो कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप ऐसी जॉब में आ गए हैं जो कि आपको लगता है कि डिफरेंट है, तो उसके ट्रेड्स डेवलप करें। वो आपका एक ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन मान जाएगा विद इन 2 to 3 years कि आप दोनों को मिला के एक अपनी तीसरी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड हमारी, जैसे मैंने बात की, यूनिवर्सिटीज़ में भी तो चल रही होती है ना, हमारे स्टूडेंट तब भी कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा हम अगर एक डिग्री में हमने एनरोलमेंट करा ली है, मिड ऑफ द सेशन हमें याद आता है कि अब तो हमारा इंटरेस्ट अब इसमें नहीं है, हमारा डेवलप ही नहीं हो रहा, हमने तो कहीं और जाना था, तो तब भी वो ये कर सकते हैं या तब कुछ और करना चाहिए? क्योंकि फिर ये जब उसमें हमारी आदत बनती है ना, फिर आगे जाके हमारी बाकी फील्ड्स में भी आदत होती है। इसमें मुनीबा आई रिकमेंड, यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ, आपकी समझ ले mid-20s तक आपको असेसमेंट्स करें, जॉब हासिल करें, उस पे काम करें, लेकिन ये है आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने का टाइम। आपको जो काम मिलता है, जो आपने डिग्री सिलेक्ट कर ली है, उस पर इस झगड़े में ना पड़े कि मेरा मिजाज ऐसा नहीं है। आपका मिजाज अभी डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, बेसिक्स तो हैं जो आपकी नज़र आती हैं, वो किसी किसी को नज़र आती हैं। अभी तो आप इस मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे कि यार मुझे इसमें मज़ा ज़्यादा आता है, या कि ये चीज़ इंडस्ट्री में वैसे ही बहुत आसान है और बहुत रिडंडेंट, तो ये तो जॉब 6-8 महीने में ख़त्म हो जाएगी। मैं देखता हूँ मीडिया इंडस्ट्री में, आप देखें जो 15 साल पहले से बूम चलता चला आ रहा था, अब उसमें स्टैग्नेट होना शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने वो वाली जगह फिल की जो कि इम्पोर्टेंट थी और अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो अब जो जूनियर आ रहा है पीछे, वो क्या ये दुआएं करें कि आप लोग ना रहे उस जगह पर। सो यू आर परफॉर्मिंग वेल ऑलरेडी राइट देयर, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर आपको दूसरे चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। सो जो आपका सवाल है कि उनको क्या करना चाहिए, आई रिकमेंड जो आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, अच्छा, जो डिग्री आपने शुरू कर दी है, उसको इफ़ यू हेट इट, डू इट, ओके, डू इट एनीवे, लर्न दैट स्किल। जैसे हमारे पास बहुत रुझान है जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, वो मैंने इसको इसलिए आपको पर्सनली बताता हूँ, सफ़र इस तरह से किया। मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आदमी हूँ, आई लाइक टू टॉक, और मैं रिसर्च पढ़ता हूँ, करता हूँ, लेकिन मेरी जान जाती थी नंबर्स से, फिगर्स के साथ। आई हैड टू लर्न, क्योंकि जब तक मैं डेटा कोट नहीं करता ट्रेनिंग में, तो मेरा ऑडियंस सुनती ही नहीं है। उनको मैं ये कहूँ कि दुनिया बहुत अच्छी है, वो कहेंगे ये गलत है। मैं कहूँ स्कैंडिनेविया के इस मुल्क में 84% लोग खुश हैं और इस वजह से खुश हैं, तो दैट 84 नंबर मुझे कहीं से निकालना पड़ेगा, उनकी फिगर सारा निकालना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी गुड एट
numbers. Learn that skill. Even if you don't like it, learn that skill. जैसे घर के बल्ब चेंज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करने पड़ते हैं फिर भी, हाँ करने पड़ते हैं एग्जैक्टली। लेकिन अब हमारे यहाँ पे ये है कि अगर घर में अगर फादर डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या पायलट हैं, सपोज पायलट है, तो वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी, हमारे जो आगे बेटा है बेटी है वो भी इसी फील्ड में जाए, लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी वैसी नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? अगर वो चला जाता है उस चीज़ में तो वो कितना उसकी पर्सनालिटी को मुतासर करेगी? ये वेरी वैलिड पॉइंट। असल में मैं समझता हूँ कि वालिदैन के साथ खास तौर पे, एक तो वालिदैन का बहुत ज़रूरी काम है कि वो देखें बच्चे के, देखें आपने हाथों से बड़ा किया हुआ है तो आप पैटर्न देखें, आपसे बेहतर पैटर्न कोई नहीं देख सकता। वो तोड़ फोड़ पसंद करता था बच्चा, खिलौने तोड़ना पसंद करता था या तोड़ के जोड़ना पसंद करता था। अच्छा, जब वो तोड़ रहा था तो आपने उसके साथ बैठ के जोड़े या नहीं जोड़े, क्योंकि आपका भी तो रोल है ना। तो ये एक पैटर्न है। एक तो ये जहन में रखें कि बच्चा इस पैटर्न के साथ अभी कौन से वाले फील्ड में जा सकता है। ए बी, मैं हमेशा कहता हूँ वालिदैन को ये मसला नहीं, वो हो सकता है कहना ना उनको आए, इंसान ही है ना, कहना ना उनके आए कि ये प्रोफेशन तुम करो क्योंकि इसका फ़ायदा है। असल में वो चाह रहे होते हैं आप सक्सेसफुल हों। तो फिर क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? आप डेटा कलेक्ट करके वालिदैन से डिस्कस करें। अच्छा, उस डिस्कशन मोड में उनको लेके आएँ। अगर आपको लगता है कि वालिद साहब जल्दी नाराज़ हो जाते हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि वो मीठे के शौकीन हैं या वालिदा की ये बात मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट करें। एंड जैसे मैंने कहा पर्सनालिटी असेसमेंट उनके साथ डिस्कस करें कि ये मेरी टाइप है और ये कंसिस्टेंटली ये चल रही है, और जो आप फील्ड कह रहे हैं उसके साथ ही उसी डिपार्टमेंट में या उसी कंपनी में ये दूसरी जगह है जो कि मेरे साथ सूट करती है और यहाँ पर स्पेस भी है, तो आप अगर मुझे रेफर कर सकते हैं तो इसकी बजाय यहाँ पर कर दें, यहाँ पर भी पैसे अच्छे ज़्यादा। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका प्रोफेशन और पैशन का होना वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग का बाइस बनता है, वो एक ही जगह पे होना चाहिए, फिर आपका पैशन भी और प्रोफेशन भी। जी, मैं तो इसको सेशंस जो करता हूँ आपकी इस यूनिवर्सिटी में भी किया, यूनिवर्सिटी में भी, पैशन, प्रोफेशन एंड पर्सनालिटी टाइप, 3 P's। सही। आप इनको जोड़ के अगर चलते हैं तो यू आर अनस्टॉपेबल, क्योंकि आप यू नो योरसेल्फ। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको ये भी जानना है कि आप क्या नहीं कर सकते, हाँ जी। उसमें भी फैसला आप करेंगे कि क्या मुझे ये स्किल डेवलप करनी है या मुझे किसी और को हायर करना है। अच्छा। मतलब व्हाट आई डू इज, मुझे पता है नंबर्स में अगर गड़बड़ है तो मैं किसी ऐसे दोस्त से, अपने कुलीग से हेल्प ले लेता हूँ कि यार ये एनालिसिस करें, मुझे ये 3 तरह के नंबर चाहिए, पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है और आइंदा क्या, फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन मैं एनालिसिस नहीं कर सकता तो मुझे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप दे दें, तो वो कर देगा आपको। तो आपको अगर ये पता हो कि मुझे क्या करना नहीं आता तो फिर आप किसी को हायर कर लेंगे। अच्छा। या किसी दोस्त की मदद ले लेंगे और उस पर फोकस करेंगे जो आपको करना आता है, तो वो पैशन होगा जिस पर आपका फोकस है। पर्सनालिटी टाइप उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, बताएगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ऑफ कोर्स आपका जो अगर ये करते हैं तो फिर यू ग्रो लाइक एनीथिंग, फिर आपका प्रोफेशन भी उसी के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू दैट चीज़। तो लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में जब हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं इस हवाले से, पर्सनालिटी ग्रूमिंग या पर्सनालिटी टाइप किस तरह डेवलप की जा सकती है? ये बिल्कुल दी जाती है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना ताल्लुक टेलीकॉम से रहा है बहुत अर्सा। मुझे याद है एक फर्स्ट लैडर मैंने जब करना था तो पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट का टेस्ट। अच्छा। तो वो मेरा दोस्त था जिसने लिंक कनेक्ट करना था मुझे ना, ऑफिशियल था, एक ऑनलाइन एक जेनेरिक सा था। उसने मुझे कहा, कहता यार देखना ज़रा एक ही टाइप का ना सवालों के जवाब तुम क्लिक करो, 70 ऑड क्वेश्चन है तो एक ही टाइप के करो, तो उसमें कोई चेंज ना हो। मैंने कहा ये मुझे क्या सजेशन दे रहे हैं आप? अच्छा, कि मैं क्या ख्याल रखूँ? तो कहता है बस वो देखते हैं कि पर्सनैलिटी आपकी इस रोल के लिए है या नहीं है, ठीक है या नहीं। मैंने कहा यार पर्सनैलिटी टाइप में ठीक या गलत कुछ नहीं होता। हाँ। सही है, पर्सनालिटी होती जो आप हैं। हाँ, और आपको वही लिखना है और वही करना है, और उसके मुताबिक आपकी लेडर ऊपर का अपवर्ड जाएगी। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने ये कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है और बहुत ज्यादा होता है, इस तरह की बातों पे तवज्जो मत दें कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टे हु यू आर। अगर आप उसको पर्सनालिटी टाइप को चेंज भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रोल, तो वो भी सामने आ जाएगी, आपको फेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितना चेंज कर सकते हैं, ये भी तो मसला है कि कितना ही आप चेंज कर लेंगे अपनी पर्सनालिटी को। यस, ये बहुत अच्छी बात की आपने। आपको फिर एक डेडलाइन रखना पड़ेगी, क्योंकि आप ड्रेन हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ और इमोशनल भी हूँ, और मुझे एक्सट्रोवर्ट का काम करना पड़ रहा है फ्रंट एंड का, तो मैं इमोशनल लीकेज उसको कहते हैं, वो आ जाएगी, आ जाता है। आपने डांटा, मेरा गुस्सा आप पे नहीं चल सकता था, कहीं और चल गया दिल। तो फिर मुझे अपना वो रखना पड़ेगा कि यार 6 से 8 महीने तो मैं इसको स्ट्रेच करके कर सकता हूँ, बट आई हैव टू लुक अप फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी सेशंस होते हैं, पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट भी होती है, और ये आपको CEO लेवल तक जाने में वो मदद करते हैं, वो मदद भी करते हैं और वो मैयर भी करते हैं इन चीज़ों को देखते हुए।
कि आप टीम संभाल भी सकते हैं नहीं संभाल सकते। आर यू अ गुड इंडिविजुअल, आर यू एन एक्सीलेंट इंडिविजुअल परफॉर्मर और यू आर अ गुड मैनेजर, पीपल मैनेजर। तो ये हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे टास्क मैनेज कर लेता हूँ, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को मैनेज ना कर रहे हो। हाँ, लोगों के साथ मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं पर्सनल हो जाता हूँ, ग्रज पाल लेता हूँ, तो वो भी मुझे उसके साथ हाँ, तो इसलिए जनाब आपकी पर्सनालिटी टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब किस तरह की करनी चाहिए, क्या सूट करता है आपके ऊपर। हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इतना अच्छा टॉपिक आज हमने उसको हाईलाइट किया कि किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आपके पास गाड़ी हो और आप पाकिस्तान घूमने जा रहे हो या सोच लें आप घूमने जा रहे हैं, ये एक नॉर्मल सी बात लगती है हमें कि हमने नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करने जानी है, लेकिन आपके पास गाड़ी भी हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप 2 व्हील्स पर यानी कि आप बाइक पर पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं या पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी लगती है। और क्योंकि ये टफ़ सिचुएशन भी हो सकती है, मुश्किल तरीन रास्तों पर जाने के लिए आप सिर्फ 2 व्हील्स या टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही ये मुश्किल भी एक टास्क लगता है। क्योंकि हम जब वहाँ जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, खूब सारी चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं, हमारा इंजॉय भी हो जाए लेकिन हमारा जो रेस्ट टाइम भी है हमें वो भी मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें भी हम इंजॉय करते जाएं। लेकिन आप ये सोचें या अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप बाइक पर जा रहे हैं, उसमें आपने बाकी चीज़ों को भी साथ लेकर जाना है, आपने पथरीले रास्तों को अबूर करना है, गर्मी भी सहनी है, मौसम की सितम ज़रफ़ी भी सहनी है, बारिश हो जाती है तो आपने उस सिचुएशन को, मतलब वो कितना थ्रिलिंग और चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती होगी, तो उससे किस तरह आप इंजॉय भी करते हैं और पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो आज इस चीज़ को हमने आपके सामने लेकर आना है और 2 ऐसे ही नौजवान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करानी है, जो बाय प्रोफेशन बाइकर हैं और वो पूरे जो पाकिस्तान है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं बाइक पर जाके। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में नासिर इस्माइल मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल बाइकर हैं, और तसव्वुर हुसैन है, वो भी बाइकर है, हाइकिंग भी करते हैं और क्लाइंबिंग भी करते हैं। नासिर आपको भी वेलकम कहती हूँ और तसव्वुर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। नासिर आपसे इसे स्टार्ट करूँगी, प्रोफेशनल बाइकर का आगाज़ आपने किया, बड़ी डिफरेंट कह लो कि फील्ड आपने चूज़ की है, तो क्या इसके पीछे यही था कि मतलब जो हम लोग फ्रेंड्स जो है जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, तो यही आपका मोटिव भी था और बाद में इसको प्रोफेशन में चेंज कर लिया? बेसिकली मेरा काफ़ी बचपन जो है ना वो पहाड़ों में गुजरा है। अच्छा। मेरे फादर आर्मी से थे, तो जब मैं काफ़ी छोटा था तो गिलगित पोस्टिंग थी इनकी, तो बचपन वहीं पे गुजरा, स्कूल जाते थे डेली, पहाड़ के दूसरी साइड पे था। तो यही पैशन जब मैं थोड़ा यंग एज में आया, मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक के बाद मैंने फ़र्स्ट अपने कुछ 2 दोस्त थे उनके साथ टूर किया एक, तो वो मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था। बट ये नहीं, तब तक सोचा नहीं था कि मतलब आगे जाके लाइफ में इतना कुछ होगा। तो बाइक का जो स्टार्ट लिया था वो मैंने लिया था साल 2015 के एंड पे। अच्छा। मैंने फ़र्स्ट होंडा 125 पे टूर किया, बट मुझे टूर करने के बाद मुझे फील हुआ कि होंडा 125 ना ट्रैवलिंग बाइक नहीं है। तो उसके बाद जब मैं वापस लाहौर गया तो सबसे पहले मैंने अपनी जो है ना नई बाइक ख़रीदी अपने पैसों से। अच्छा। तकरीबन मुझे 1 साल लगा, तो 1 साल में मैंने बाइक ख़रीदी और 1 साल के बाद मैंने रमज़ान में पहला टूर किया, ठीक है, उसके बाद ईद के बाद मैंने सेकंड टूर किया कुछ दोस्तों के साथ, कुछ बाइकर्स थे। तो देन ये था कि जब मैं दोस्तों के साथ करता था तो टूर, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप ना ज़्यादा लोगों के साथ कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप जस्ट वेकेशन पे जा सकते हो, टूर पे जा सकते हो और लिमिटेड सी जगहों पे गए, सेल्फियाँ ली और खाए पिए वापस आ गए। बट मेरा जो ड्रीम था वो ये था कि मैं पूरे पाकिस्तान को बाइक पे डिस्कवर करूं, एक्सप्लोर करूं, नई नई जगहों पे जाऊं और उन एरियाज़ में भी जाऊं जहां पे अभी तक कोई नहीं गया। लेकिन हमारे तो यहाँ पे
गाड़ी पे नहीं जाने देते हैं बच्चों को, नौजवानों को भी, कि भाई इतने ख़तरनाक रास्ते हैं और कैसे आप लोग जाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए, तो आप तो बाइक पर जा रहे होते हैं, तो वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती होगी। ये बड़ा मुश्किल था। जब मैंने स्टार्ट लिया तो फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था, इवन के मेरे फादर, मेरी मदर, ठीक है, मेरे फादर तो ये तक भी कहते थे कि अगर ये टूर पे जाएगा तो ये घर में रहेगा तो मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। अच्छा। लेकिन मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं साजिद भाई, ठीक है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा, ठीक है, इवन के फैमिली को भी हैंडल करना उनका ही काम होता था। मैं निकल जाता था बगैर बताए, सिर्फ मदर को मैंने बताना और मैं निकल जाना। मेरी फैमिली को तब पता चलता था जब मेरा स्टेटस पहले लगता था नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके। तो स्टार्टिंग में नॉर्दर्न एरियाज़ में मैंने सोचा था कि नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप करूँगा, बट आहिस्ता आहिस्ता ये पैशन और क्रिएट होता गया। फिर मुझे उससे ज़्यादा जो है ना इस चीज़ का रियलाइज़ होने लगा कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा भी मुझे पूरा पाकिस्तान डिस्कवर करना चाहिए, सिटी टू सिटी जाना चाहिए, हर शहर में, हर सूबे में जाना चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए। क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता था मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता था ना ट्रैवलिंग का, वो जीटी रोड पे आता था। जीटी रोड हर शहर से होके गुजरता है, ढाबे, नए नए लोगों से मिलना। और बड़ा मुश्किल है जीटी रोड से जाना वहाँ पे। मुश्किल है, लेकिन वैसे भी गाना भी तो है ना, जीटी रोड पे ब्रेका वजियां, तो वहाँ पे ब्रेके तो ब्रेके भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जितने भी बाइकर्स हैं ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपके ट्रिप में जीटी रोड नहीं है ना, अच्छा, तो आपको ट्रिप का मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप मोटरवे से कभी जाएंगे ना और जीटी रोड से जाएंगे तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। जीटी रोड पे जो ढाबे आते हैं, वहाँ के खाने, वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, आप हर शहर से होके गुजरते हैं, तो मतलब नए नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, ये बड़ा अच्छा वो एक अलग ही आपका एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कल्चर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जब इस तरह की टूर पे आप निकलते हैं। तो तसव्वुर आपने कब स्टार्ट किया और घर वालों को कन्विंस कर लिया था आपने कि मैंने भी इसी तरह टूर्स पे जाना है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्टूडियो में इन्वाइट किया। एक्चुअली मुझे कॉलेज लाइफ से ही ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ था कि जहाँ पे आम इंसान की रसाई ना हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने 2013 में 14 में अपने फ्रेंड्स के साथ टूर किया, तो मुझे उस तरह मज़ा नहीं आया। अच्छा। क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ जाते हो तो आप बाउंड हो जाते हो। तो मैं जब पहाड़ों को देखता था, अच्छे अच्छे पहाड़ बड़े, तो मैं देखता था कि यार मैंने इनको देखना है, मैंने इनके ऊपर जाना है। वो मजाक उड़ाते थे। अच्छा। कहते थे नहीं आप नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने स्वाद के साथ, मेरे को दोस्त रहते हैं बुनेर एरिया में, मैंने उनके साथ रब्ता किया। मैंने कहा इस तरह से मेरा शौक़ है, तो मैं ये ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे पास आओ, हम इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे। तो फर्स्ट मेरा टूर था 2015 में। अच्छा, हाइकिंग का। ठीक है। तो उन्हीं के एरिया में बंजीर का इलाका है, उसमें डॉल्फिन रॉक है। फर्स्ट टाइम मुझे उधर लेके गए, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की हाइकिंग थी। फर्स्ट टाइम था, मुश्किल भी हुई, लेकिन काफ़ी उन्होंने हिम्मत दी, मैं साथ साथ उनके चला। उन्होंने कहा कि नहीं आप कर सकते हो। तो काफ़ी यानी कि मुश्किलात भी आई, लेकिन आहिस्ता 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 जो है ना वो कर लिया। घर वालों को पता चला, घर वालों ने काफ़ी फोर्स किया कि इस तरह तुम नहीं जाओगे। उस वक्त ये था कि घर वाले वैसे कहते थे कि पठान ऐसे होते हैं, पठान ऐसे होते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हाँ। आप नहीं जाओगे, मना करते थे। लेकिन ऐसा ही जिस तरह भाई ने बताया, नासिर भाई ने, कि उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं 2-3 बार बिना बताए चला गया। नहीं, वैसे तो पठान लोग कहते हैं कि बड़े एक तो खूबसूरत तो होते ही हैं, लेकिन मेहमान नवाजी में भी बड़े अच्छे होते हैं। असल में हमारे जो बड़े हैं ना, उस वक्त 2013-14 में आपको पता है कि काफ़ी ये वो कल्चर थोड़ा सा चेंज था ना, इस वजह से अभी भी हम लोग उसी में सारा चल रहे होते हैं, इसलिए। असल में उस वक्त दहशतगर्दी का भी आपको पता है काफ़ी मामला था। 2013-14 में ये मिशन भी था आर्मी का, तो काफ़ी प्रेशर था घर की तरफ से। तो फिर कैसा लगा उनसे मिल के? नहीं, वो तो मतलब मैं कहता हूँ कि जितने मेहमान नवाज ये लोग हैं, इतने हम पंजाबी लोग नहीं। बेशक बेशक। तो उन्होंने बहुत हेल्प की। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जुनून जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ता गया। फिर जितनी भी ये पीक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है ना, मैंने बडगोई पास और ये फेरी मेडल्स 2014-15 में मैंने किया हुआ है, जब वहाँ पर रसाई जो है ना बहुत मुश्किल थी। ठीक है। उसके बाद ये खुंजरा पास वगैरह ये सारे मैंने किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपने वो हाइकिंग की हुई है। ठीक है, मजीद भी बात करेंगे नासिर और तसव्वुर से। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो ऐसे बाइकर से जो बाइक पर जाके पूरा पाकिस्तान जो है वो देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो नासिर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पूरा पाकिस्तान अभी तक एक्सप्लोर कर लिए या अभी कुछ जगह रहती हैं? नहीं, 2022 में ना पूरा पाकिस्तान मैंने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, कर लिए कंप्लीट, माशाल्लाह। 2023 के स्टार्टिंग में मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया। अच्छा। बेसिकली 2020 तक जो है ना वो मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ किए थे, तो साउथ पंजाब, वेस्ट पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान, इस साइड पे मेरा तब तक मतलब वो नहीं था। उसकी एक रीज़न थी, मैं कोई पार्टनर ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये साइड अकेले नहीं हो सकती, बिल्कुल सोलो नहीं हो सकती। मैंने सोलो किया था सारा। उसकी एक रीज़न ये भी है, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, तो वहाँ पे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब 700 800 किलोमीटर आगे पीछे मतलब ना तो इंसान है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो एक पार्टनर का होना लाजमी है। दूसरा ये भी है कि सबसे बड़ा मसला होता था पिक्चर्स और वीडियो बनाने का। तो असल में मैं पार्टनर इस वजह से ढूंढता हूँ। अच्छा। वरना मैं सोलो कहीं भी कैंपिंग कर लेता हूँ। इवन कि मैं थक गया हूँ ना कि रात को भी, तो मैंने बाइक लगाया साइड पे और मैंने कैंप निकाला, कैंप लगाया, चाय बनाई है निकाल के, वाह जी वाह, क्या बात और कुछ खाने पीने का सामान तक वहीं पे सो गया। तो 2020 के जो है ना स्टार्ट में एंड पे मेरा प्लान बना कि मैं अदर साइड पे जाऊं। तो सबसे पहले मैंने बहावलपुर तक किया, बहावलपुर मुल्तान वगैरह करके मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने नॉर्दर्न साइड दोबारा से स्टार्ट कर दी। अच्छा। और नॉर्दर्न साइड को मैंने कम्प्लीटली किया। मैंने कश्मीर का टूर किया, एक काफ़ी बड़ा टूर था, बिल्कुल सोलो। उसके बाद गिलगित वगैरह, स्वात, कलाम, ये सारा मैंने कवर करके KP के कश्मीर, ठीक है, GB। दैन मैंने दोबारा से डिसाइड किया 2022 के स्टार्ट में, मैंने कहा अब मुझे सिर्फ ये साइड करनी है, साउथ पंजाब और बलूचिस्तान। अभी तक आपको कौन सी साइड ज़्यादा ख़तरनाक लगी है, जो एडवेंचरस हो बहुत ज़्यादा आपके लिए? एडवेंचर, जो सबसे ज़्यादा एडवेंचर वाला ट्रिप था ना वो था बलूचिस्तान वाला। अच्छा। ठीक है। उसमें यह है कि बलूचिस्तान में ऐसा है कि स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और ऐसा है कि 5-5, 6-6 घंटे मैंने ड्राइव की, तो मतलब कोई इंसान नजर नहीं आता अकेले? बिल्कुल अकेले नहीं, मेरे साथ एक फॉरेनर बाइकर था कि जो कि कनाडा से आया था। अच्छा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई पार्टनर ढूंढ रहा था। तो एक फॉरेनर बाइकर है, उनका नाम है बैजी। अभी वो मुस्लिम हो गए हैं, ठीक है। उनका नाम है शहबाज। तो वो कनाडा से आए थे, 1 ईयर ट्रिप प्लान किया उन्होंने पाकिस्तान का बाइक पे। तो मेरे साथ उनका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको वेलकम किया, मैंने कहा आप आए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो हमने एक चित्राल का ट्रिप किया, ठीक है, चिलम जोशी इवेंट वगैरह। फिर मैं बिजी हो गया था कश्मीर साइड पे, तो क्योंकि वो कश्मीर नहीं जा सकते थे, फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है, तो वो दूसरी साइड चले गए थे। फिर मैं वापस आ गया। फिर हमने 2022 में ही हमने जो है ना बलूचिस्तान, सिंध, कराची, ये बड़ा एक टूर प्लान किया जिसमें हमने कोयटा से कराची, सिंध, सक्खर, सारा बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करना था, गवादर तक, ठीक है। तो इस टूर में जो है ना वो काफ़ी एडवेंचर था, काफ़ी डेंजरस जगह भी थी। और ओवरऑल जो मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना बाइक ट्रैवलिंग का, इसमें मेरे काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट्स भी हुए, 3 से 4, और बहुत से ऐसे भी मतलब चीज़ें फेस की कि मुझे लगा था कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मतलब ये मेरा लास्ट डे। अच्छा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हुआ। एक दफ़ा मैं रात को कैंपिंग मैंने की हुई थी, तो तब भी मुझे लगा कि क्योंकि आगे पीछे कोई था नहीं, ना कोई खाने पीने की चीज़ थी, इसमें पानी बचा था, तो मैंने कहा था कि मतलब रात को ऐसी जो है ना बहुत ज़्यादा वो हॉरर टाइप फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलिए कोई बात। ये कौन सा इलाका था, बलूचिस्तान का? नहीं, ये था कश्मीर से आप जाए ना, कश्मीर का जहाँ पे एंड हो जाता है ताउबट, लोग जाते हैं ताउबट तक, ताउबट से आगे फिर एरिया निकलता है ताउबट बाला, जो बिल्कुल LOC के साथ साथ है, इनके बिल्कुल सामने इंडिया। तो मैंने जब जहाँ पे रात को कैंप लगाया हुआ था ना, इंडियन जो है ना वो मेरे बिल्कुल ऊपर पाकिस्तान की चेक पोस्ट थी, बिल्कुल सामने इंडियन थी दरिया की दूसरी साइड में। तो मैंने आर्मी से परमिशन लेके लगाया था कैंप, तो वो सारी रात लाइटें मारते रहे मेरे कैंप में, तो वहीं कौन बैठा है। तो ये चीज़ थी। तो बलूचिस्तान वाले टूर में ये था कि वहाँ पे स्ट्रेट रोड है, आप 5-5, 6-6 घंटे बाइक चलाओ, मतलब कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है, आसपास कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना मज़े का उसके लैंडस्केप है ना, हर 100 किलोमीटर के बाद ना उसके लैंडस्केप चेंज हो जाते हैं। जैसे ही आपने फोर्ट मनरो पहुँचना है ना, DG खान को क्रॉस करना है, फोर्ट मनरो एक जगह आती है जो पंजाब को और बलूचिस्तान को सेपरेट करती है, ठीक है। और फोर्ट मनरो मैं आपको बताता हूँ, फोर्ट मनरो में जो स्टील ब्रिजेस है ना, ये वर्ल्ड 2nd हाईएस्ट स्टील ब्रिज है। बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है, और वो एक ब्रिज नहीं है, वहाँ पे 12 से 13 ब्रिज हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर राउंड शेप में बने हुए हैं, काफ़ी हाइट पे। इवन कि जब आप बाइक या गाड़ी वहाँ पे ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको फील होते हैं ऐसे हिल रहे हैं।
कितना वो थ्रिलिंग वो सारी सिचुएशन होती होगी। अच्छा, मैं तसव्वुर आपकी तरफ आना चाहूँगी। बाइकिंग तो मेरे ख्याल से आपने अभी शुरू की है, पहले आप हाइकिंग और क्लाइंबिंग करते थे, तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है, और उसमें भी इसी तरह के ऑब्वियसली आपके भी एक्सीडेंट्स होते होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आती होगी कि आपने कहा होगा कि अच्छा अब मैंने नहीं करना, ये वो डेडिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा हुआ है लास्ट टाइम, लास्ट विंटर्स में मैंने, क्योंकि समर में तो हर एक हाइकिंग कर हाँ लेता है, मुझे जुनून था कि विंटर्स में हाइकिंग की जाए। तो लास्ट विंटर्स में मैंने कलाम साइड पे, कलाम से आगे विलेज है अतरोड से ऊपर एक झील है कंडोल लेक। अच्छा। तो मैंने प्लान वहाँ का किया, मैंने कहा कि सर्दियों में उसको जो है ना एक्सप्लोर किया जाए। तो हम उसके लिए निकल गए, मैं यहाँ से स्वात गया अपने दोस्तों के पास, वहाँ से उसको साथ लिया और मैंने कहा चलो मेरे साथ। तो ऐसे ही हुआ है, जब हम अतरोड पहुँचे हैं वहाँ हमने एक लोकल गाइडर लिया कि हमें रास्ता वगैरह गाइड कर देगा। उसके साथ बातचीत हुई, खैर वो मान गया। पहले तो उसने मना किया कि यार सर्दियों में आप पागल हो कि आप सर्दियों में इस साइड पे जा रहे हैं, हमारे लोकल नहीं जाते इस साइड पे। हमारे फोर्स करने पे वो मान गया, कहता चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। तो रास्ते में अभी आधे रास्ते में पहुँचे हैं तो स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो गई। और स्नोफॉलिंग में ये होता है कि वैसे तो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, जब बर्फ़ नहीं है तो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है कि ये ट्रैक है, ठीक है, आपने पाँव जो है ना वो एहतियात से रख लेने। जब बर्फ़ पड़ी हो या पड़ रही हो तो आपको पता नहीं होता कि नीचे कहाँ पत्थर है, कहाँ पे। तो आधे रास्ते में पहुँचे हैं, स्नोफॉलिंग तेज़ हो गई है। तो एक वक्त ऐसा आया है कि फ़र्स्ट टाइम मेरे मुँह से निकला है कि यार बस करो। अच्छा। फर्स्ट टाइम। लेकिन मेरा दोस्त जो था उसने हिम्मत दी, उसने कितनी दूर से आ गए हो तब आगे चलो। लेकिन लोकल गाइडर था, वो भी बहुत अच्छा था, उसने कहा कि नहीं अब हम आपको दिखा के लेके जाएंगे। और वो ट्रैक पूरा किया फिर? और वो ट्रैक पूरा किया है। और हुआ भी कुछ इस तरह से कि हम बैग मैंने पहना हुआ था, बैग भी काफ़ी वजनी था, और एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे वो बैग उतारना पड़ गया, छोड़ दिया रास्ते में। मैंने कहा इसको वापसी पे ले लेंगे। ऊपर पहुँचे हैं, ऊपर मतलब बिल्कुल ही सर्दियों में हर चीज़ बंद हुई होती है। एक छोटा सा ढाबा था, वो भी उन्होंने बंद किया हुआ था, लॉक किया हुआ था। फिर जो लोकल गाइडर था उसने सामान साथ था, उसने वहाँ पे कहवा शवा बना के दिया, मेडिसिन वगैरह थी। मतलब जब सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है ना, फिर आपके वो ऑब्वियसली सर में भी दर्द होनी शुरू हो जाती है, इस तरह जैसे फ्रीजिंग वो सारी सिचुएशन होती है। तो काफ़ी यानी कि ख़तरनाक सिचुएशन थी, लेकिन काफ़ी हिम्मत की, वहाँ पर आधा घंटा हम ठहरे। लेकिन वो मेरी लाइफ का सबसे यानी कि मुश्किल ट्रैक एडवेंचरस था, सबसे मुश्किल और एडवेंचरस था कि सर्दियों में हमने जो है ना वो सारा एक्सप्लोर किया। और जब वापस आ गए गांव में हमने बताया कि हमने वो झील देखी है, देख के आए हैं, उनको पिक्चर्स वीडियो दिखाई है, तो कोई मान नहीं रहा था, कह रहे थे नहीं कैसे नहीं हो सकता है कि आप सर्दियों में कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि हमारे टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर आप क्या कोई गोल्स हैं, आप कोई और हाइकिंग पे जाना है, कहाँ जाना है, क्या सोच रहे हैं? मेरा लास्ट ईयर भी जो है वो स्कर्दू के ही कोई टीम है जो K2 बेस तक लेके जाती है। ठीक है। तो उनके साथ मेरा लास्ट टाइम भी बात हुई थी, मेरा फाइनल हुआ था उनके साथ, तो वो किसी वजह से रह गया। अब इन फ्यूचर फिर उनके साथ प्लान हो रहा है। अच्छा। तो मेरी नासिर भाई को मैंने यही कहा है कि आप चलोगे साथ? ठीक है। तो कह रहे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा प्लान यही है, यहाँ से हमने बाइक पे जाना है, और आगे फिर वहाँ उनकी वो टीम पूरी जाती है, तो उनके साथ इंशाल्लाह फिर K2 बेस तक इंशाल्लाह साथ चलेंगे। और आपका भी नासिर यही प्लान है या कुछ और भी आपने सोचा है? मेरा बेसिकली साल 2023 में मेरा बाइक पे उम्रे का प्लान था, बट अभी रिसेंटली मेरा निकाह हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा पेंडिंग अच्छा। हो गया। सही, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, शादी सर पे है ना, अभी जस्ट निकाह हुआ है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा फैमिली प्रेशर था, फैमिली ने अभी नहीं जाने दिया। सही। तो मैंने कहा इस सबसे फ्री होकर साल 2024 में इंशाल्लाह ताला जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो उम्रे का है, ठीक है, और वो मैंने बाइक पे करना है। और इसके लिए हमारे कुछ बाइकर्स अभी रिसेंटली करके आए हैं, 25 बाइकर्स उम्रा करके आए हैं बाइक पे। वाह जी वाह। तो स्पेशली जो हमारी टीम है बाइकर्स क्रू की, ठीक है, बाइकर्स क्रू मेरा ग्रुप है जिनके साथ मैंने ज्वाइन किया था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, जिनकी वजह से मैंने 5 साल से मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। फर्स्ट 2 इयर्स इन्होंने ही मुझे ट्रेन किया, बहुत सी चीज़ें बताई कि बाइक के ये इक्विपमेंट्स आपको रखने पड़ते हैं, ये एसेसरीज लेनी पड़ती हैं। तो मैं उनका थैंक यू करूंगा कि उनकी वजह से मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल। चले जी, बेस्ट विशेस हैं हमारी आप दोनों के साथ कि आप लोग इसी तरह आगे एक्सप्लोर करते जाएं पाकिस्तान को बाइक पर। ख़ासतौर पर बड़ा मुश्किल ये कह लें कि टास्क है और फील्ड है, लेकिन फिर भी हमारे जो नौजवान हैं वो पुरुम्मीद हैं और डेडिकेशन के साथ हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ नासिर और तसव्वुर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ पर आए। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
पंजाब कॉलेज के बच्चों ने रंग जमा दिया है, वो भी मौसीकी का। तो जनाब उबैद खालिद और मिकाया खुरम हमारे साथ मौजूद हैं और क्या ही खूबसूरत गाना गाया है उन्होंने। और क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम लाइटर नोट पर ही ज़्यादातर बात करते हैं और मौसीकी का तड़का लगना तो लाजमी होता है। तो उबैद आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और मिकाया आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप दोनों? ठीक ठाक है? हम ठीक। बहुत अच्छा आपने गाया है उबैद। अच्छा, मुझे लगता है आप तो कॉलेज से ही आ गए डायरेक्ट। नहीं, वहाँ पर इवेंट चला था तो वहाँ से हम यहाँ पर आए। तो कैसे एक्सप्लोर किया आपने आप को? कॉलेज ने आपकी स्किल्स को कितना एक्सप्लोर किया है और उसको पॉलिश किया है? वहाँ पर कॉलेज में होती है हमारी म्यूजिक सोसाइटी। वहाँ पर म्यूजिक सोसाइटी को जो डील कर रही है हमारी मैडम है, मैडम हलीमा सादिया जी, वही हमें मतलब आगे लाती हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह देती हैं और मतलब उनके साथ ही हम चल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं कहा आपका अभी तक सिर्फ गिटार में ही इंटरेस्ट है या गाने में, सिंगिंग में भी है? सिंग भी करता हूँ साथ। अच्छा, सिंगिंग में भी है? हाँ जी, ठीक है। गिटार भी प्ले करते हैं। तो घर में भी बाकी भी करते हैं या अभी तक आप ही का इंटरेस्ट पैदा हुआ है? वैसे स्टैंड पहले मैंने लिया, वैसे शौकीन ही है, शौकिया कर लेते हैं सारे, बहनें करती हैं। अच्छा, तो आइडियलाइज किसको करते हो? मतलब कौन सा सिंगर ज़्यादा पसंद है? मुझे ज़्यादा मेहदी साहब को मैं सुनना पसंद करता हूँ। क्या बात है, क्लासिकल में ज़्यादा, गज़ल गायकी में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है? क्या बात है। और आपका उबैद? मेरा भी गज़ल और पॉप भी मैं सुनता हूँ और वो क्लासिकल भी सुनता हूँ। क्लासिकल भी सुनते हैं। और किसको सुनते किसको है ज़्यादा? मेहदी साहब को गज़ल में और सजाद अली जी हैं, उन्हें वैसे ही सुनता हूँ, ये गाने वगैरह उनके जो हैं। और फिर आतिफ असलम। अच्छा, मतलब न्यू जो टैलेंट है उसमें आतिफ असलम को सुनते हैं। लेकिन मतलब क्लासिकल गाना या जिस तरह आप मेहदी साहब को कह रहे हो कि हम सुनते हैं, बड़ा मुश्किल है उन्हें गाना भी और उनको सुनना और फिर उसको लेकर आगे चलना बड़ा मुश्किल होता है क्लासिकल। तो क्या सीखा भी है प्रॉपर किसी से अभी तक या नहीं? मेरे जो डैडी है ना वो तबला बजाते हैं, तो मतलब इनहेरिटेंस ही खुदा की तरफ से। और मतलब मेरी छोटी बहन भी, वो छोटी बहन जो है मेरी तबला बजाती है, उससे भी छोटी जब वो हारमोनियम बजाती है। जी, आप भी बजाते हो कोई? हाँ जी, मैं तबले से शुरू किया था मैंने, फिर उसके बाद हारमोनियम पे आया, फिर उसके बाद गिटार और वोकल्स। मतलब आपकी तो पूरी फैमिली में ही म्यूजिक है, तो उससे इंटरेस्ट आप में भी आ गया। क्या बात है। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना, मतलब कि जैसे पेरेंट्स का जिसमें इंटरेस्ट है तो आगे बच्चे भी उसमें जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो फिर सपोर्ट भी करते हैं, दोनों को सपोर्ट भी करते हैं घर वाले कि इजीली जा सकते हैं उसके अंदर। लेकिन एक इंस्टीट्यूट का कितना कह लो कि रोल होता है कि आपकी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करते हैं? पंजाब कॉलेज में पढ़े हो ना जिस तरह आप, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वहाँ पे म्यूजिक सिखाया भी जाता है। तो मैं वो पूछ रही थी कि वो कितना अहम रोल प्ले करता है कि आपकी स्किल्स को वो डेवलप करते हैं? जी, कॉम्पिटिशन्स में तो हम जाते रहते हैं। वैसे अभी ये जो रिसेंट हमारा हुआ था वो तो नजरिया पाकिस्तान हुआ था। हाँ। जी, उस पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और उसके बाद अभी तक कोई कंपटीशन नहीं आया, आगे आएगा। जी, ठीक है। तो आगे कोई सोचा हुआ है कोई कि कोई ट्रैक बनाना है या उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट? अभी ट्रैक वगैरह पे तो नहीं कर रहा, वैसे कवर्स वगैरह मैं करता रहता हूँ, इंस्टा पे टिकटॉक पे लगाता रहता हूँ। ठीक है।